हेलो दोस्तों, आज हम पाकिस्तान का 37वां संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे। इनके डिटेल्स जानेंगे, कब हुआ, क्यों हुआ और इसका प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, सब के बारे में जानेंगे। तो पहले प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं। तो पाकिस्तान के 37वें संशोधन ने देश की राजनीति को या राजनीतिक संरचना में एक बड़ा मोड़ ले लिया है। यह संशोधन संसद द्वारा पारित हो गया है और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत भी कर दिया गया है। इसके कई हिस्से हैं, जैसे सेना प्रमुख को संवैधानिक ताकत देना और न्यायपालिका, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता को कमजोर कर देना और संवैधानिक यानी न्यायिक समीक्षा की प्रणाली में मौलिक बदलाव भी करना इसमें है, इस संवैधानिक संशोधन में। तो विशेषज्ञों और विपक्षी पार्टियों के अनुसार यह संशोधन पाकिस्तान में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का एक उपकरण है, ऐसे वो मानते हैं। तो आंतरिक तानाशाही या संवैधानिक का मरम्मत नहीं, सत्ता का पुनर्गठन ये मानते हैं। तो कुछ इसे पुराने सैन्य नेतृत्व के युग भी कहते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं 37वें संशोधन के मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं, की प्रोविजंस के बारे में जानेंगे। तो पहले सेना प्रमुख के बारे में जान लेते हैं। तो सेना प्रमुख की संवैधानिक ताकत में वृद्धि होगी इससे। तो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव में एक है चीफ्स ऑफ डिफेंस फोर्स का पद बनाना, जो कि पाकिस्तान के अनुच्छेद 243 में संशोधन करके एक नया पद स्थापित करना चाहते हैं, वह कर दिया गया है। इस पद के साथ सेना प्रमुख सिर्फ स्थल सेना के प्रमुख नहीं रहेंगे, बल्कि नौसेना और वायुसेना सहित सभी प्रमुख सैन्य बलों की कमान भी संभालेंगी। इसके अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जिसको हम JCSC भी कहते हैं, उस पद समाप्त किया जा रहा है। ये कदम सैन्य कमान को केंद्रीकृत करने की दिशा में है, ताकि सैन्य के तीनों ब्रांचों में समन्वय बेहतर हो सके। लेकिन आलोचक इसे सेना प्रमुख को संवैधानिक शक्ति प्रदान करने का रास्ता मानते हैं। उसके बाद कानूनी आगादरा भी होते हैं, जैसे इम्यूनिटी देना होता है। तो संशोधन में यह प्रावधान है कि फील्ड मार्शल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट और एयर मार्शल जैसे उच्च सैन्य अधिकारी को जीवन काल कानूनी सुरक्षा मिल सकेगी। इसका मतलब यही है कि उन्हें अदालतों में अभियोजन का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह एक बहुत बड़ा संवैधानिक संरक्षण है। इसी तरह राष्ट्रपति को भी कुछ कानूनी सुरक्षा दी गई है। उसके बाद न्यायपालिका की पुनः संरचना के बारे में जान लेते हैं। तो 37वें संशोधन ने फेडरल संवैधानिक कोर्ट की स्थापना कर दी है। यह नया कोर्ट संवैधानिक मामलों को देखेगा और जो पहले सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी, सुप्रीम कोर्ट के जगह अब फेडरल संवैधानिक कोर्ट ही देखेगा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जिसको हम CFF भी कहते हैं, सॉरी FCC। तो इस नई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका का बहुत अधिक भाग रहेगा। आलोचकों का कहना है कि इस तरह जजों की आज़ादी प्रभावित हो सकेंगी, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति सीमित हो जाएंगी। अब वह सिर्फ नागरिक और आपराधिक मामलों तक सीमित रह जाएगा। तो संवैधानिक मामलों को FCC में स्थानांतरित किया जाएगा। न्यायपालिका के शीर्ष स्तर में कुल मिलाकर स्वतंत्रता के सिद्धांत को कमजोर करने वाला कदम उठा गए हैं। उसके बाद न्यायपालिका की स्वायत्तता और न्यायिक नियुक्तियों पर नियंत्रण भी हो पाएगा। जैसे जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में राजनीतिक या कार्यपालिकात्मक हिस्सेदारी बढ़ाई गई है, जिससे न्यायाधीश की नियुक्ति और स्थानांतरण में राजनीतिक भूमिका बढ़ सकती है। न्यायाधीशों को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में स्थानांतरित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। यदि एक न्यायाधीश इस स्थानांतरण को स्वीकार नहीं करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जो सार्वजनिक नहीं हो सकता। यह व्यवस्था न्यायपालिका के स्वनियुक्ति, जिसको हम सेल्फ अपॉइंटमेंट भी कहते हैं, उसको नियंत्रण को कमजोर भी कर सकता है, क्योंकि पहले न्यायाधीशों का चयन जजों द्वारा ही कुछ हद तक होता था। उसके बाद जनरल ऑफिस का पुनर्गठन और शीर्ष सैन्य पदों की नियुक्ति भी करेंगे। जैसे नए संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार
प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति CDF और सेना प्रमुख की नियुक्ति करेगा। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जो रणनीतिक और परमाणु संपत्तियों की देखरेख करती है और सेना प्रमुख की सलाह से प्रदान किया जा सकेगा। यह कदम सैन्य और राज्य नियंत्रण को और अधिक संवेदनशील के आधार पर ही जोड़ता है और सेना प्रमुख की शक्ति को गहरा एवं दीर्घकालिक भी बनाता है। उसके बाद संविधान की संरचनात्मक संतुलन में बदलाव भी किया जाएगा। यह संशोधन संवैधानिक बैलेंस ऑफ पावर को मौलिक रूप से बदलता है। लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे संसद, न्यायपालिका और सेना के बीच शक्ति का पुनर्संतुलन किया जा रहा है और आलोचकों का तर्क है कि यह पुनर्संतुलन लोकतंत्र की हानि की ओर ले जाता है। बांटने की ताकतों और संवैधानिक नियंत्रणों को चुनौती दी जा रही है, जिससे मौलिक संविधान संरचना, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, उसको खतरा महसूस हो रहा है। उसके बाद लोकतंत्र पर क्या असर पड़ सकता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो 37वें संशोधन का लोकतंत्र पर बहुत गहरा असर हो सकता है। यह मैं विश्लेषण करता हूँ कि यह कई तरह लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संवैधानिक शासन को चुनौती दे सकता है, जैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं की निर्भरता, जैसे सेना प्रमुख को संवैधानिक रूप से शक्तियां देना विशेष रूप से एकीकृत कमान होगा। यह संकेत देता है कि सेना सिर्फ व्यवस्था में शामिल नहीं होगा बल्कि संवैधानिक स्तंभ भी बना रहेगा। यह लोकतांत्रिक नागरिक सरकारों की भूमिका को कम कर सकता है और सैन्य नेतृत्व को अल्टीमेट कंट्रोलिंग पावर भी बना सकता है। यदि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिलकर सेना प्रमुख की नियुक्ति करते हैं तो यह संसद और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक प्रकार का मध्यस्थ भूमिका छोड़ सकता है, लेकिन साथ ही यह लोकतांत्रिक नियंत्रण को कमजोर भी कर सकता है, क्योंकि सैन्य नेतृत्व संवैधानिक रूप से संरक्षित हो जाएगा। उसके बाद नियंत्रण का केंद्रीकरण भी हो सकता है, जैसे संसद में 2/3 समर्थकों की जरूरत होती है संवैधानिक संशोधन के लिए। अगर इस तरह के संशोधन बिना व्यापक बहस और जनसंवाद के पास हो जाता है तो यह संकेत हो सकता है कि संसद ब्लैक चेक की भूमिका निभा रहे हैं, न कि लोकतांत्रिक नियंत्रण के स्तंभ के रूप में हैं। उसके बाद विपक्षी पार्टियों ने पहले ही व्यापक असंतोष व्यक्त किया है और जन आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है। इसका मतलब है कि संशोधन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के भीतर सहमति की कमी में दर्शाता है। उसके बाद लोकतांत्रिक जवाबदेही में कमी भी है, जैसे कानूनी आगाधता, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो मिलने से और सैन्य नेतृत्व और शीर्ष सैन्य अधिकारी लोकतांत्रिक और कानूनी जवाबदेही के दायरे में भी बाहर हो सकते हैं। यह लोकतंत्र का मूल सिद्धांत कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, ये कमजोर हो सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में कमी हो सकता है, विशेष रूप से संवैधानिक समीक्षा की शक्ति का FCC को हस्तांतरण करना। इसका मतलब यही होगा कि कार्यपालिका का और अन्य नेतृत्व के फैसलों की समीक्षा और रोकथाम करने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है। उसके बाद संविधान की मौलिक रचना के बारे में जान लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। वो संकट में पड़ सकते हैं। तो कुछ कानूनी विद्वानों और वकीलों का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट की मौलिक संवैधानिक भूमिका, जैसे कि जजमेंट देना की स्वतंत्रता और संवैधानिक समीक्षा करना, वो मौलिक संरचना है। जब इस तरह की संरचनात्मक शक्तियां हटाई या सीमित की जाती है तो यह संविधान के मूल सिद्धांतों को ही प्रभावित कर सकता है। यदि न्यायपालिका पूरी तरह से कार्यपालिका के अधीन हो जाएगा तो यह संवैधानिक संतुलन को नष्ट कर सकता है, जिससे लोकतंत्र का जांच और संतुलन, चेक एंड बैलेंस कमजोर हो सकता है। उसके बाद न्यायपालिका पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो न्यायपालिका विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय जैसे 37वें संशोधन से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हम इसके बारे में जानेंगे। तो पहले तो स्वतंत्रता में कमी होगी, जैसे FCC, जिसको हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की स्थापना कर रहे हैं। इसका मतलब यही होगा कि संवैधानिक युद्ध में बात सुनवाई में अब सुप्रीम कोर्ट की बजाय एक नए न्यायपालिका में होगी। इससे सुप्रीम कोर्ट की शक्ति और प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है, क्योंकि FCC के जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका का बड़ा हाथ होगा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल भी उठता है।
न्यायाधीशों का राजनीतिक हस्तक्षेप, स्थानांतरण और अनुशासन की बढ़ती संभावना भी है, विशेष रूप से जब स्थानांतरण, अनुशासन आदि के लिए सार्वजनिक पारदर्शी मानदंड भी नहीं दिए गए हैं। उसके बाद जोजो का अपील और स्थानांतरण के बारे में जान लेते हैं। तो नए प्रस्तावन के अनुसार न्यायाधीशों को एक न्यायालय से दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है और इस प्रक्रिया पर राष्ट्रपति और कार्यपालिका की बड़ा नियंत्रण भूमिका हो सकता है। यदि कोई न्यायाधीश इस ट्रांसफर से सहमत नहीं होता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है और यह सार्वजनिक रूप से चुनौती नहीं दे पाएगा क्योंकि यह प्रक्रिया गोपनीय हो सकता है। यह व्यवस्था न्यायाधीशों की सुरक्षा और निष्पक्षता पर संशय भी खड़ी करती है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए यह बहुत खतरनाक होता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जोजो का इस्तीफा भी लगातार आ रहा है। जैसे 27वें संशोधन को पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज मंसूर अली शाह और अथर मिनलाला ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे ने अदालतों के भीतर असंतोष और संवैधानिक संकट की गहराई को उजागर कर दिया है। विशेष रूप से यह दर्शाता है कि न्यायाधीशों को यह महसूस हुआ कि उनकी स्वतंत्रता और अदालत की गरिमा गंभीर रूप से खतरे में है। तो यह इस्तीफा एक राजनीतिक और संवैधानिक नारूल, जिसको हम सिंबॉलिक भी कह सकते हैं, ये कदम है जो न्यायपालिका यह संदेश देना चाहता है कि यह बदलाव सिर्फ मामूली संशोधन नहीं है बल्कि सत्ता की प्रकृति को भी बदल सकता है। उसके बाद न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक शक्ति के बारे में जान लेते हैं। तो संवैधानिक मामलों की समीक्षा का एफसीसी में स्थानांतरण हो जाएगा, तो न्यायपालिका की जांच और संतुलन की शक्ति भी कम हो सकता है। यह भी चिंता है कि एफसीसी में कार्यपालिका का दबदबा न्यायिक समीक्षा को निष्पक्ष बनाने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो कोर्ट के फैसलों पर आत्मनिर्भर कम होने से संवैधानिक मायनों में नागरिकों की न्याय तक संकट घट सकती है, बस संकट भी पहुंच सकती है लोगों के अंदर, क्योंकि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने वाली सर्वोच्च अदालत की भूमिका भी बदल सकता है। उसके बाद सेना का विजय पथ के बारे में जान लेते हैं। शक्ति कैसे शिफ्ट होगा। तो सेना की भूमिका और उसकी संवैधानिक स्थिति 27वें संशोधन के माध्यम से बहुत मजबूत हो जाएगी। चलिए हम जानते हैं। तो संविधान में सेना प्रमुख की केंद्रीय भूमिका होगी। तो नया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स पद सेना प्रमुख को एकीकृत कमान तो देने का माध्यम है, लेकिन इससे सेना प्रमुख का नियंत्रण तीनों ब्रांचों जैसे आर्मी, नौसेना, वायुसेना पर संवैधानिक रूप से स्थापित हो जाता है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक या तकनीकी सुधार नहीं है, यह एक शक्ति संरक्षण है जो कि सेना प्रमुख को संविधान के भीतर एक सर्वोच्च सैन्य अधिकारी बनाता है। उसके बाद काफी सुरक्षित व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा पहले बताया गया है कि सेना प्रमुख को कानूनी सुरक्षा दी गई है। यह अगाधता, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, बहुत गहरी है, जो कांटों का उन पर अभी योजना नहीं हो सकेगा, न ही गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी की जा सकेगी उनके कार्यकाल के दौरान। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि सेना प्रमुख को एक संवैधानिक गारंटी दी जा रही है ताकि वह अपनी भूमिका बिना डर के निभा सके, लेकिन यह लोकतांत्रिक जवाबदेही को सीमित भी कर सकता है। उसके बाद हम जान लेते हैं रणनीतिक नियंत्रण के बारे में। तो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, जिसका संबंध रणनीतिक और परमाणु संपत्तियों से है, अब सीडीएफ के नियंत्रण में आ जाएगी। तो इससे सेना प्रमुख रणनीतिक नीतियों और न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी, जिसको हम राष्ट्रीय सुरक्षा भी कहते हैं, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह न सिर्फ सैन्य शक्ति बल्कि राजनीतिक और सुरक्षा नीति पर भी उसका नियंत्रण बढ़ सकता है। उसके बाद संविधान और शक्ति संतुलन के बारे में जान लेते हैं। तो यह संशोधन सैन्य शक्ति को सिर्फ राष्ट्र की रक्षा तक सीमित नहीं करता है, बल्कि संवैधानिक अवसंरचना में उसे एक स्थायी और प्रधान स्तंभ बना रहा है। उसके बाद आलोचकों के अनुसार तो यह लोकतांत्रिक शासन के भीतर सेना को राज्यों के संरक्षक से आधिकारिक सत्ता का भागीदारी बना सकता है। यह उस सिद्धांतों को कमजोर कर सकता है जिसके तरह लोकतांत्रिक सरकारों नागरिक नियंत्रण में होती है, न कि सेना में। उसके बाद पावर बैलेंस शिफ्ट के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन मजबूत हुआ और कौन कमजोर हुआ, उसके बारे में। तो यह संशोधन केवल सेना या न्यायपालिका को मजबूत बनाने का मामला नहीं है,
यह सत्ता के संतुलन, पावर ऑफ बैलेंस का पुनर्गठन भी है। चलिए हम देखते हैं। तो पहले कार्यपालिका की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भूमिका और जिम्मेदारियां संवैधानिक रूप से बढ़ सकती है, खासकर जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर में। जब कार्यपालिका जेसीपी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनेगा, वह नियंत्रण रखेगी, तो वह न्यायपालिका पर एक बड़ा प्रभाव भी रखेगी, जिससे वह संवैधानिक समीक्षा प्रक्रिया में भी प्रमुख भूमिका निभा सकती है। इस प्रकार कार्यपालिका सिर्फ प्रशासन नहीं रहेगा, बल्कि संवैधानिक संरचना की रीडिजाइन के रूप में भी सामने आएगी। उसके बाद सेना। तो जैसा ऊपर बताया गया है, सेना प्रमुख सीडीएफ के पास अब बेहद मजबूत संवैधानिक स्थिति हो जाएगा। यह शिफ्ट सिर्फ सैन्य शक्ति का नियंत्रण नहीं होगा, बल्कि संवैधानिक वैधता की ओर है, जो सेना को न सिर्फ मजबूत शक्ति बल्कि संवैधानिक स्तंभ का दर्जा भी मिल जाएगा। इससे सेना और सरकार के बीच एक प्रकार का मिला जुला शासन बन सकता है, जिससे सेना प्रमुख संवैधानिक सत्ता में एक केंद्रीय खिलाड़ी हो सकेंगे। उसके बाद न्यायपालिका के बारे में। तो न्यायपालिका की शक्ति में कमी हो रही है, विशेष रूप से संवैधानिक समीक्षा की शक्ति में, और उसकी स्वायत्तता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर एफसीसी की नई व्यवस्था सही मायने में निष्पक्ष और स्वतंत्र बनी है, तो यह एक नई संवैधानिक समीक्षा संस्था के रूप में काम कर सकती है। हालांकि वर्तमान विवादों और विपक्ष की प्रतिक्रिया इस संभावना को कम मजबूत बनाती है। न्यायपालिका की भूमिका अब अधिक सीमित हो जाएगा, पुनर्चरित और संभावित रूप से अधिक नियंत्रित होती दिख रही है। उसके बाद लोकतंत्र और नागरिक समाज के बारे में। तो नागरिकों और प्रतिद्वंदी पार्टियों के लिए लोकतांत्रिक नियंत्रक कम हो सकता है, क्योंकि संवैधानिक समीक्षा और न्यायपालिका कम सक्षम हो सकती हैं। विपक्षी दलों ने पहले ही देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है, ताकि न्यायपालिका की शक्ति बहाल की जाए। यदि यह आंदोलन सफल होता है, तो यह शिफ्ट को संतुलन वापस ला सकता है, लेकिन यदि नाकाम रहा, तो संवैधानिक शक्ति में सैन्य कार्यपालिका गठबंधन की स्थिरता बन सकती है। उसके बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया और सामाजिक प्रतिरोध के बारे में जान लेते हैं। विपक्षी कैसे प्रतिक्रिया दे रही है और समाज कैसे विरोध कर रहा है। तो पहले हम राजनीतिक विपक्ष के बारे में कहते हैं। तो पीटीआई, जिसको हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कहते हैं, ने इन संशोधन का पूरा जोर विरोध किया है। तो इसे लोकतंत्र का अपहरण और संविधान की चोरी भी कहा जाता है। पीटीआई के वरिष्ठ नेता कहते हैं, जैसे असद केसर ने चेतावनी दी है कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को पूरी तरह समाप्त कर देगा। तब विपक्ष ने कहा, देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है, जिसमें न्यायपालिका की शक्ति को वापस लाने की मांग की जा रही है। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री और सरकार जनता के जनादेश का अधिकतम लाभ उठाकर संवैधानिक शक्ति को केंद्रीकृत कर रही हैं, और यह समर्थन नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बन चुका है, ऐसे कह रहे हैं। उसके बाद कानूनी चुनौतियों के बारे में जान लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें तर्क दिया गया है कि 37 बार संशोधन न्यायपालिका की मूल संवैधानिक शक्ति को कमजोर करता है और न्यायिक पुनर्संरचना कानूनी और संवैधानिक रूप से असंगत है। तो याचिका में विशेष रूप से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की मौलिक अधिकारों की समीक्षा के अधिकार, जो आर्टिकल 184 के क्लॉज 3 में है, और हाईकोर्ट की समीक्षा शक्ति आर्टिकल 199 में है, उसको समाप्त या सीमित करना संवैधानिक विकृति है, जिसको हम डिस्टॉर्शन भी कहते हैं। तो याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि अदालतों की आज़ाद न्यायिक समीक्षा और उनकी संवैधानिक भूमिका संविधान की मौलिक संरचना का अनिवार्य हिस्सा है, जिसे संविधान नहीं किया जाना चाहिए, बस संविधान से नहीं हटाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इंटरम बार निर्देश की मांग की है, ताकि संशोधन की प्रक्रिया के बीच न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्षतिग्रस्त न हो सके। उसके बाद न्यायिक और पेशेवर प्रतिरोध के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ जजों ने इस्तीफा दिया है। जैसा कि पहले बताया गया, यह एक मजबूत सिग्नल है कि न्यायपालिका इस संशोधन को गंभीर खतरे के रूप में देखती है। तो जामियात-ए-इस्लामी जैसे धार्मिक और राजनीतिक समूहों ने भी इस संशोधन को संविधान का विकृत बताया है। बार एसोसिएशन, वकीलों और नागरिकों समाज के विचारकों ने यह दलील दी है कि
ये जो भी हो रहा है अच्छे के लिए नहीं हो रहा है और संवैधानिक और जांच बैलेंस प्रणाली को कमजोर भी कर सकता है, ये भी कहा है। उसके बाद जन समर्थन और असंतोष के बारे में जान लेते हैं। तो विपक्षी दलों की जन आंदोलन और असंतोष का यह मतलब है कि आम जनता में भी संवैधानिक शक्ति संतुलन की चिंता है। यदि यह आंदोलन लगातार और व्यापक बना रहता है तो यह संशोधन को चुनौती दे सकता है। साथ ही यह संवैधानिक पुनर्संतुलन, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिकैपिटुलेशन कहते हैं, उसकी मांग में भी वृद्धि कर सकता है। दूसरी ओर सरकार और समर्थक समूह यह तर्क दे सकते हैं कि यह सुधार राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा समन्वय के लिए भी आवश्यक है और जनता में इसे स्थिरता के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद दीर्घकालीन परिणाम और संभावना क्या हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेशन के बारे में। तो स्वतंत्र संशोधन का सिर्फ तत्कालिक असर ही नहीं होगा, बल्कि इससे दीर्घकालिक परिणाम की बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे हम जान लेते हैं, संवैधानिक पुनर्संगठन हो सकते हैं। तो यह संशोधन संवैधानिक या मौलिक संरचना, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, उनमें बदलाव का संकेत देता है। कम से कम न्यायपालिका और सेना के बीच शांति संतुलन में यदि यह नया संतुलन बना रहता है तो पाकिस्तान का संवैधानिक ढांचा बहुत अलग दिखेगा। भविष्य में अन्य संवैधानिक संशोधन इस नए मॉडल को और मजबूत कर सकते हैं, जैसे कि अधिक सैन्य नियंत्रण, संवैधानिक न्यायालयों की संख्या में वृद्धि होगा, या संवैधानिक समीक्षा की सीमाओं का और भी विस्तार हो सकेगा। उसके बाद डेमोक्रेसी का उप शासन के बारे में जान लेते हैं। तो एक संभावित नतीजा यह है कि पाकिस्तान एक हाइब्रिड शासन स्थिति में स्थिर हो जाएगा, जहां लोकतांत्रिक संस्थाएं हों लेकिन संवैधानिक सत्ता संरचना में सैन्य नेतृत्व की प्रमुख भूमिका हो सकता है। यह मॉडल यदि लंबे समय में कायम हुआ तो लोकतांत्रिक शासन और सैन्य शासन के बीच एक नया संतुलन बन सकता है, लेकिन यह लोकतांत्रिक जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता के लिए जोखिम भी ले सकता है। उसके बारे में न्यायपालिका की संभावना और भविष्य की निर्णायक भूमिका के बारे में जान लेते हैं। तो न्यायपालिका की भविष्य की निर्णायक भूमिका, तो अगर पतित याचिकाएं सफल होती है तो और सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायालय 37वें संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हैं तो न्यायपालिका पुनः अपनी शक्ति और स्वतंत्रता पुनर्स्थापित कर सकती है। लेकिन अगर एफसीसी न्यायपालिका की शक्ति स्थिर रूप से संभाल लेती है और सरकार और सैन्य नेतृत्व का बहुत नियंत्रण उसमें बना रहता है तो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत सीमित हो सकती है, जो पाकिस्तान की उच्च न्यायिक क्षमता और संवैधानिक संरक्षण को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा न्यायाधीशों के चयन, स्थानांतरण और अनुशासन की नई प्रणाली यह तय करेगी कि न्यायपालिका किस दिशा में जाएगी, स्वतंत्रता की ओर या नियंत्रित की ओर। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक नीतियों के बारे में जान लेते हैं। तो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के नियंत्रण में आने के कारण सेना प्रमुख की रणनीतिक और परमाणु नीति पर बड़ी पकड़ हो सकेगी। यह पाकिस्तान की ब्रह्मा व विश्व नीति और सुरक्षा दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है। संविधान पायदान पर यह नियंत्रण दीर्घकालीन सुरक्षा संरचना में स्थिरता ला सकता है, लेकिन यह भी संभव है कि यह शक्ति सैन्य नेतृत्व को राजनीतिक निर्णयों में अधिक सक्रिय भूमिका दे सकता है, जिससे लोकतांत्रिक नियंत्रण पर प्रश्न भी उठते हैं। उसके बाद सार्वजनिक विश्वास और राजनीतिक अस्थिरता, तो अगर जनता और विपक्षी दलों में असंतोष जारी रहता है तो यह संवैधानिक संकट राजनीतिक अस्थिरता की ओर ले जा सकता है। बड़े पैमाने पर विरोध, हड़ताल, प्रदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी संभव हो सकता है। दूसरी ओर सरकार सफल रही और यह संशोधन सहमत सुधार के रूप में स्थापित हो गया तो यह एक नया शासकीय मॉडल की नींव भी बन सकता है, लेकिन यह मॉडल किस हद तक लोकतांत्रिक और जवाबदेही होगा यह भविष्य में ही तय हो सकेगा। उसके बाद क्या यह कदम बढ़ाने या रणनीतिक जरूरत है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो यह समझना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस संशोधन को क्यों ला रही है, यानी इसके रणनीतिक या राजनीतिक तर्क क्या हो सकता है। यह कुछ प्रमुख तर्क और उनकी समीक्षा के बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय के तर्क दिए जाते हैं। जैसे सरकार का तर्क हो सकता है कि तीनों सैन्य शाखाओं जैसे आर्मी, नौसेना, वायुसेना के बीच बेहतर समन्वय और एकीकृत कमान की जरूरत हो सके, विशेष रूप से वर्तमान विश्व सुरक्षा और क्षेत्रीय चुनौतियों को देखते हुए। एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स पद इस
समन्वय को संवैधानिक रूप से संस्थागत कर सकते हैं, जिससे सेवा प्रमुखों के बीच रणनीतिक निर्णय अधिक संगठन और प्रभावी बन सके। उसके बाद संवैधानिक स्थिरता के बारे में जान लेते हैं। तो सरकार यह दावा करती है कि यह संशोधन संविधान को और अधिक स्थिर बनाएगा, क्योंकि सेना प्रमुख का पद और उसकी जिम्मेदारियां संवैधानिक रूप से स्पष्ट हो सकेगी। कानूनी अगाधता देने के पीछे यह तर्क हो सकता है कि सैन्य नेतृत्व को डिफेक्शन या लगातार कानूनी लड़ाइयों से मुक्त किया जाए, ताकि वे अपने सैन्य और राष्ट्रीय कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित कर सके। उसके बाद न्यायिक सुधार के बारे में, तो सरकार यह भी कह सकती है कि न्यायपालिका में सुधार की जरूरत है। कोर्ट का बोझ मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा प्रक्रिया आदि और एफसीसी की स्थापना इन सुधारों का हिस्सा हो सकता है। इसके समर्थक तर्क दे सकते हैं कि नए न्यायिक ढांचे के साथ संवैधानिक मामलों की सुनवाई अधिक दक्षता और विशेषज्ञता से की जा सकेगी। उसके बाद राजनीतिक शक्ति का पुनर्संतुलन भी के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम सरकार और सैन्य नेतृत्व दोनों के लिए सत्ता को पुनर्संतुलन करने का तरीका हो सकता है। सत्ता को स्थिर करना और भविष्य में किसी प्रकार के झटकों से बचना होता है। यह रणनीति यह सुनिश्चित कर सकती है कि सेना प्रमुख संवैधानिक शक्तियों के साथ राज्य संरक्षण से संवैधानिक सत्ताधारक की भूमिका निभा सकती है, जिससे सेना और सरकार के बीच समझौती व साझेदारी गहरी हो सकती है। उसके बाद निष्कर्ष, पाकिस्तान का 37वां संवैधानिक संशोधन एक ऐतिहासिक कदम है, जिसने देश की संवैधानिक व्यवस्था, शक्ति संतुलन और लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती दी है। यह संशोधन न सिर्फ सेना प्रमुख को संवैधानिक शक्ति देता है, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्ति में कटौती भी करती है, और कार्यपालिका और न्यायपालिका सेना के बीच शक्ति संरचना को पूरी तरह से पुनर्गठित भी कर सकता है। इसका लोकतंत्र पर असर गंभीर हो सकता है, जवाबदेही में कमी हो सकता है, सत्ता का केंद्रीकरण हो सकता है, और संवैधानिक चेक और बैलेंस प्रणाली की कमजोर भी हो सकती है। न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट, अपनी भूमिका में कमजोर पड़ सकती है और इसका लोकतंत्र पर असर गंभीर हो सकता है। जवाबदेही में कमी हो सकता है, सत्ता का नियंत्रण हो सकता है, विकेंद्रीकरण भी, और संविधान की चेक और बैलेंस प्रणाली की कमजोरी भी हो सकती है। न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट, अपनी भूमिका में कमजोर पड़ सकती है, जबकि सेना प्रमुख की संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा बहुत मजबूत हो जाएंगी। लेकिन यह भी सच है कि यह कदम सिर्फ तानाशाही या पुनरुत्थान नहीं हो सकता है। सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, संस्थागत सुधार और समन्वय के दृष्टिकोण से औचित्य दे सकती है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि विपक्ष, न्यायपालिका और नागरिक समाज इस संशोधन के विरुद्ध किस हद तक प्रभावी रूप से संघर्ष कर पाते हैं, और क्या यह कदम संवैधानिक पुनर्संतुलन की दिशा में ले जाता है, या एक नया हाइब्रिड शासन मॉडल की नींव भी साबित हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।